हेलो एवरीवन। प्लेसेस इन न्यूज़ इस सीरीज का आना बेहद ज़रूरी था। ये इसका एपिसोड 1 है और इसमें हम नॉर्थ अमेरिका को कवर करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं कि इस सीरीज में हम लेके क्या आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी से लेके सितंबर तक लगभग वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत सारे प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। और इस बार तो बहुत ज़्यादा प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में रहे हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और जो हम घटनासार और आई दृष्टि मैगजीन कंप्लीट करते हैं, घटनासार और आई दृष्टि मैगजीन जो कंप्लीट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ये मैगजीन देखो उन प्लेसेस की चर्चा तो करती हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है कि उसकी लोकेशन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो प्रश्न बनता है वो उसकी सिर्फ चर्चा से या उससे संबंधित जो न्यूज़ है उसी से नहीं, बल्कि उसकी लोकेशन से संबंधित भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है। और ऐसा हर बार होता है, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न, और ये ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पीवाईक्यू के एनालिसिस से, कि हम देख रहे हैं कि प्लेस से जो मैपिंग से संबंधित प्रश्न होते हैं, जो चर्चा में रहे होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अक्सर। अच्छा, आप उन प्रश्नों को अक्सर ये समझते होंगे कि ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। मैपिंग से संबंधित जब भी प्रश्न आता है, सामान्य तौर पर लोग उसको ज्योग्राफी का प्रश्न समझ लेते हैं, होता भी है। लेकिन लेकिन वो तभी आता है चर्चा में, वो तभी पेपर में आता है जब वो पिछले 1 साल में कभी ना कभी चर्चा में रहा हो। ठीक है। जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसलिए हमने क्या किया है, हम प्लेसेस इन न्यूज़ ये सीरीज लेके आए हैं। इसमें ये एपिसोड 1 है जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका को कवर करेंगे। हमने पिछले 1 साल में नॉर्थ अमेरिका में जो जो प्लेस चर्चा का विषय बने रहें, हम इसमें उसको जो है कवर करेंगे और दिखाएंगे आपको। ठीक है। धीरे धीरे करके हम सारे कॉन्टिनेंट को इसी तरीके से कवर करेंगे। और एशिया में बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा चर्चा में रही हैं, तो उस पर कई वीडियो बन सकती हैं। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो ये है आपको पता है, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, इसका पॉलिटिकल मैप भी हम देखेंगे, लेकिन हम ओवरव्यू समझा रहे हैं आपको, थोड़ा मोटे मोटे तौर पर समझ ले पहले। ठीक है। ये है हमारा साउथ अमेरिका, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ये है हमारा साउथ अमेरिका। अब जब हम देखते हैं तो इसमें नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा है कि भाई सबसे ऊपर है कनाडा, फिर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसके बाद में है यहाँ पर मैक्सिको। और ये जो आप दिखाई दे रहा है ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर करीब 7 देश हैं। कितने? 7 देश हैं। इनका पॉलिटिकल मैप भी हमें समझना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने रहे हैं। ठीक है। और किस लिए चर्चा में बने रहे हैं वो भी हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है। तो ये लगभग 7 देश हैं मैक्सिको को छोड़ करके। ठीक है। तो हम थोड़ा सा मोटे तौर पर समझ रहे हैं कि आपने सुना होगा कि जैसे ये तो नॉर्थ अमेरिका है और ये अपना साउथ अमेरिका है, लेकिन इसके अलावा आपने ये और सुना होगा, एक होता है मिडिल अमेरिका। क्या होता है? मिडिल अमेरिका। अब देखो मिडिल अमेरिका में क्या होगा, मिडिल अमेरिका में होगा, एक बार यहाँ पर देख लीजिए, मिडिल अमेरिका। मिडिल अमेरिका में क्या होगा कि आपका ये मैक्सिको है, ये होगा। ठीक है, ये मैक्सिको है। और मैक्सिको के अलावा इसमें आप ये 7 देश जोड़ दीजिए, जो ये हैं यहाँ से ये देश। हम इन देशों को भी विस्तार से समझेंगे, ये पनामा वगैरह, जो ग्वाटेमाला या फिर जो अल सल्वाडोर। ठीक है, इन सबको हम विस्तार से समझेंगे। मैक्सिको के साथ में इन 7 देशों को अगर आप जोड़ देते हैं तो पता है क्या हो जाएगा मिडिल अमेरिका। क्या ये बात समझ में आई? बहुत ही ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी पता ही होगी, लेकिन नहीं है पता तो समझ लीजिए एक बार। ठीक है। अच्छा, मिडिल अमेरिका आप लोग समझे, लेकिन लेकिन आपने एक और शब्द सुना होगा और उसका नाम है सेंट्रल अमेरिका। क्या सुना होगा आपने? सेंट्रल अमेरिका। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है कि मैक्सिको को आप रिमूव कर दें यहाँ से, मैक्सिको को, जो मैक्सिको है, मैक्सिको को हटा दें। अब उसके बाद क्या बचे? उसके बाद आपको ये 7 देश बचे। ठीक है, ये 7 देश बचते हैं और उसके अलावा आइलैंड्स बचते हैं। आइलैंड्स, ये वाले आइलैंड्स, ये जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, जिनको वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है, इन आइलैंड्स को जोड़ दें और ये 7 देशों को जोड़ दें, तो उसके बाद में जो हम कहते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। क्या ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। लेकिन एक और शब्द आपने सुना होगा और उसका नाम है लैटिन अमेरिका। क्या नाम है? लैटिन अमेरिका। ये भी समझ लीजिए। इसके अंतर्गत क्या है कि सबसे पहले आप जोड़िए इसमें मिडिल अमेरिका,
क्या? मिडिल अमेरिका। और मिडिल अमेरिका में आपको जोड़ देना है साउथ अमेरिका। अब ये चीज़ थोड़ी सी समझिए। देखो, मिडिल अमेरिका के अंतर्गत क्या है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, मिडिल अमेरिका के अंतर्गत मैक्सिको के साथ में ये 7 देश हैं। ऐसा ही मैक्सिको के साथ में ये 7 देश जोड़ दिए जाएं और उसके बाद में अगर आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को भी जोड़ दें तो ये जो पूरा रीजन बन जाता है, इस रीजन को क्या बोलते हैं? इस रीजन को बोलते हैं लैटिन अमेरिका। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलो ठीक है, अब समझो। अब हम आते हैं कि ये जो पहला है, यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा #1 डेरियन गैप। ये जो डेरियन गैप है, ये हमारे मतलब पिछले 1 साल में कम से कम ये मान के चलिए कि न्यूज़पेपर में, द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस में हर तीसरे चौथे दिन, 5वें दिन या हर 10वें दिन, 8वें दिन इस गैप की लगातार चर्चा होती रही है। चलो, ये गैप है क्या? चलो एक बार यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने के लिए 7 देश हैं और इनमें से आप इस क्षेत्र को एक बार देखिए। ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये बहुत ही पतली जमीन की एक हम कह सकते हैं कि जमीन की संधि है, जमीन है बहुत ही पतली, जो 2 सागरों के बीच में है और 2 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को जोड़ रही है। दोबारा से समझें, ये एक बड़ा भूभाग है और ये भी एक बड़ा भूभाग है। 2 भूभागों को जोड़ रही है ये संधि, ठीक है, जमीन की है, और इधर उधर से ये दोनों तरफ से क्या है, सागरों से घिरी हुई है। तो जब भी ऐसी संधि कोई होगी जो 2 बड़े भूभागों को जोड़ेगी, ठीक है, 2 बड़े भूभागों को जोड़ेगी, ये मान के चलो भूभाग है, भूभाग, ठीक है, यानी कि ये लैंड पार्ट है और ये भी लैंड पार्ट है, ये भी लैंड है, लेकिन ये है वाटर, ठीक है, ये है वाटर और ये भी है वाटर, ठीक है। और अगर मान के चलो इन दोनों के बीच में कोई लैंड पार्ट है छोटा सा जोड़ रही है, तो इसको हम कहते हैं इस्मस। क्या बोलते हैं? इस्मस, ISTHMUS, इस्मस। ये TH इसमें साइलेंट रहता है, इस्मस, इस्थमस नहीं, इस्मस, ठीक है, इस्मस है। और हिंदी में अगर हम इसको कहें तो हम इसको कह सकते हैं हिंदी में स्थल संधि, स्थल संधि, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। तो अब आप ना एक बार इस पनामा इस्मस को देखिए, पनामा स्थल संधि को देखिए। ये पनामा देश है, ये पनामा देश है। अगर हम इसको देखना चाहें तो एक बार यहाँ देखिए। क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है ना साउथ अमेरिका का, ये है कोलंबिया। क्या है? ये कोलंबिया है। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, कोलंबिया से ये जो क्षेत्र जुड़ा हुआ है, ये है पनामा, ठीक है। तो अब इस कोलंबिया का नॉर्दर्न रीजन, ठीक है, इस कोलंबिया देश का नॉर्दर्न रीजन और ये जो पनामा है, इस पनामा का साउदर्न रीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर के एक क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं डेरियन गैप। आप देख रहे हैं इसमें कि ये जो कोलंबिया है, कोलंबिया का ये नॉर्दर्न पार्ट और ये जो पनामा है, पनामा का साउदर्न पार्ट, ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है डेरियन गैप, ठीक है। एक बार हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखो, ये देखिए, ये है कोलंबिया, ठीक है, ये कोलंबिया है जो साउथ अमेरिका का देश है, और ये है पनामा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये है पनामा देश, ठीक, ये पनामा है। अब इन दोनों के बीच में ये जो ग्रीन कलर का आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये है डेरियन पार्ट, डेरियन गैप, ठीक है। ये गैप चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर है बहुत ज़्यादा जंगल, बहुत ज़्यादा जंगल भरे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि साउथ अमेरिका से बहुत ज़्यादा प्रवसन हो रहा है नॉर्थ अमेरिका की तरफ। लोग यूएस में जाने के लिए, यानी कि एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पर जाकर के कोई भी जॉब वगैरह करेंगे, तो यहाँ इस रीजन से गुजरते हैं। अब ये रीजन जो है, ये रीजन इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसको लॉलेस रीजन भी कहते हैं। लॉलेस रीजन यानी कि यहाँ पर कोई भी कानून नहीं है, कोई भी कानून नहीं है, मतलब ये बहुत बड़े बड़े ड्रग माफिया और स्मगलर का ये यहाँ पर प्रभुत्व है। यहाँ पर सरकारें इतनी मजबूत नहीं है इस क्षेत्र में, ये ड्रग माफिया यहाँ पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं क्योंकि जंगली क्षेत्र है पूरा और जंगलों में ये लोग रहते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है स्मगलिंग के जरिए कि ये स्मगलिंग यहाँ पर करते हैं और ये जो लोग जा रहे हैं, जो इसके रास्ते से गुजर के जा रहे हैं पैदल पैदल लोग, इनके साथ में क्या हो रहा है कि बहुत सारी ज्यादती हो रही है। ये मान के चलिए कि एक एक महीने में सैकड़ों रेप के केस दर्ज किए जा रहे हैं। भाई अब अगर यहाँ से अगर लोग जा रहे हैं तो उनसे क्या मिल सकता है इन लोगों को? एक तो ये मिल सकता है कि भाई लूटपाट कर लें इनकी,
लूटपाट कर लें, पैसे ले लें, ठीक है। इनकी जान लेके तो इनको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद इस क्षेत्र में महीने भर में ये मान के चलिए कभी 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस प्रकार से मृत्यु होती रहती हैं, ठीक है, लोगों की जान जाती रहती है। लेकिन जो रेप होते हैं, रेप के केस इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं। अरे भाई, और उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि भाई एक ग्रुप को पकड़ लिया, उनके साथ सबके साथ रेप किया, उन लोगों ने बताया ही नहीं, ठीक है। तो जो ओपन होता है, जो लोग बता देते हैं कि हाँ भाई हमारे साथ रेप हुआ है, यहाँ पर मतलब हमारे साथ ज्यादती हुई है, उन केसेस को गिने तब भी यहाँ पर एक एक महीने में कभी 200, कभी 250, कभी 300 इस तरह के रेप के केस दर्ज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको लॉलेस रीजन भी कहा जाता है, ठीक। ये डेरियन गैप है। अगर हम देखना चाहें एक बार तो इस क्षेत्र में ये इसी क्षेत्र की इमेजेस हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, लोग अपने भविष्य के निर्माण के लिए जा रहे हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ पर बहुत जंगल हैं, जंगलों में सब तरह कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, उन प्रॉब्लम्स को झेलते हुए इस क्षेत्र से जा रहे हैं, और इसीलिए ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। डेरियन गैप के ऊपर अगर प्रश्न आएगा, चलो हम बता देते हैं। और ये मन सोच लीजिएगा, मतलब ये क्षेत्र ना, आप पता है डंकी रूट के माध्यम से कई सारे लोग जाते हैं। आपको पता है कि मतलब जैसे इंडिया से भी हमने देखा होगा, आप डंकी मूवी भी, अभी आपको पता है कि डंकी मूवी आई होगी, डंकी मूवी आई है जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से लोग मतलब इलीगल तौर पर देशों में जाते हैं एक बेहतर भविष्य के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से सिर्फ यहाँ से ही नहीं, इंडिया से सिर्फ यहाँ से ही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि भाई यूएस वगैरह इनका वीज़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन इन देशों का वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी लोग जाते हैं, ठीक है। तो इंडियंस भी कई जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में बना हुआ था, ठीक। अब अगर हम देखना चाहें तो जैसे यहाँ से आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। ये क्षेत्र आपको पढ़ लेना है, ये केवल वही चीज़ें हैं जो हमने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सारा सब कुछ पढ़ लेना है आपको, ये वही चीज़ें हैं, ठीक। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आप भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, इस पर अगर प्रश्न बनेगा ना तो कुछ इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा डेरियन गैप निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, या किस चीज़ को लेकर चर्चा में बना रहा है, प्रवास को लेकर चर्चा में बना रहा है, ठीक है। या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में फैला हुआ है, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि पनामा और कोलंबिया में फैला हुआ है, इस तरीके से पूछ सकता है। इसलिए आपको डेरियन गैप को रखना है दिमाग में, ठीक। चलो आगे आते हैं। पहला जो था वो था डेरियन गैप। दूसरा है गाडी सुगडुग आइलैंड। क्या है? गाडी सुगडुग आइलैंड। हमने अभी देखा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाले ये 7 देश थे ही, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, एक है ग्वाटेमाला, बेलीज, और ये है आपका अल सल्वाडोर, होंडुरास, ठीक है। और ये है निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हमने देखा कि ये है कोलंबिया जो साउथ अमेरिका में है, और कोलंबिया से और ये कोस्टा रिका के बीच में हमने देखा कि ये पनामा है, ठीक है। अब हम पनामा को थोड़ा सही से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो गाडी सुगडुग आइलैंड है ये काफ़ी चर्चा में बना रहा है। ये क्यों चर्चा में बना रहा है हम इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आप ये जो पनामा को देख रहे हैं ना, एक ये देखिए, ये कोलोन लिखा है यहाँ पर, ये पनामा नहर है, ठीक है। पनामा नहर है। आपको पता है साउथ अमेरिका को घूम के जाना पड़ता था, तो घूम के जाना ना पड़े तो इसलिए यूएस ने फंडिंग की थी, और इसलिए पनामा के बीच में होकर नहर बना दी थी ताकि यूएस इधर से मतलब जो है इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आसानी से पहुंच सके, ठीक है। अब समझो, अब ये जो पनामा है, पनामा का आप एक बार ये वाला रीजन देखिए, ठीक है। ये वाला रीजन देखिए, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हम समझेंगे। देखो, हमने ये वाला रीजन यहाँ निकाला है। यहाँ पर देखिए, ये जो रीजन दिखाई दे रहा है ना आपको पनामा का, यहाँ पर ये कुछ आप देखेंगे यहाँ पर कि द्वीप समूह है, और उस द्वीप समूह को हम बोलते हैं सैन ब्लास द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? सैन ब्लास द्वीप समूह, ठीक है। आइलैंड है, सैन ब्लास द्वीप समूह कहा जाता है, जिसमें से गाडी मुलादव, गाडी सुगडुग, एरिडब और एलिडब, ठीक है। अब इनमें से जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो है गाडी सुगडुग आइलैंड, गाडी सुगडुग आइलैंड, ठीक है। अब ये क्या है कि आप ये जो पनामा देख रहे हैं ना, ये पनामा का ये जो अटलांटिक ओशियन से लगने वाला जो रीजन है, ये डॉट डॉट के इधर वाला ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं गुनायाला प्रांत। क्या बोलते हैं? गुनायाला प्रांत। ये पनामा का रीजन है, ठीक है, गुनायाला प्रांत। अब इस क्षेत्र में एक सभ्यता निवास करती है, और उस समुदाय को कहा जाता है गुना समुदाय। क्या कहा जाता है? गुना समुदाय, ठीक है। चलो ठीक है, इतनी सी बात तो समझ में आई। अब दूसरी बात ये कि जो गाडी सुगडुग आइलैंड है, इस आइलैंड और जमीन के बीच में करीब 1200 मीटर की दूरी है,
ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या हुआ था कि इस आइलैंड पर करीब 200 साल से संस्कृति संरचित हुई है गुना समुदाय की। ठीक है, गुना समुदाय की संस्कृति करीब 200 साल से इस क्षेत्र में संरचित है और यहाँ पर लोग रह रहे थे। अच्छा, उनके जो है पूजा स्थल थे और बढ़िया जो जो जिस तरीके से रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह, यहाँ पर लोग टहलने जाते थे इस तरीके से। ये लोग जो गुना समुदाय के हैं इस क्षेत्र पर, जो गाड़ी सुगडुग आइलैंड है, इस क्षेत्र पर इसलिए चले गए थे क्योंकि यहाँ पर ये जो जंगली क्षेत्र है, तो यहाँ पर जहरीले सांप हैं और कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां, इन सबसे बचने के लिए ये अलग क्षेत्र में जाकर के रह रहे थे। इसलिए इनका क्या है कि अलग क्षेत्र में रहने के कारण, देखो जब भी कोई जनजाति पूरी दुनिया से कट के अलग रहती है तो उस जनजाति को एक तो ये रहेगा कि भाई उसमें कोई संक्रामक बीमारी फैलेगी नहीं, चलो ठीक है। लेकिन अगर कोई उनके संपर्क में आया तो ऐसी संभावना रहती है कि उनकी पूरी की पूरी आबादी ही खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो लोग ज़मीन पर रह रहे हैं, पहले से संपर्क में हैं, वो उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी जो है ढल जाती है उस क्षेत्र में। लेकिन इन लोगों की बॉडी बिल्कुल पूरी तरीके से इस क्षेत्र से बिल्कुल अनजान होती है, वो उस क्षेत्र में रह रहे हैं। ठीक है, तो अब उन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी सुगडुग आइलैंड है ये डूबने वाला है। जी हाँ, पनामा ने ये एडवाइजरी जारी की है कि 2050 तक ये आइलैंड पूरी तरीके से डूब जाएगा और इसलिए पनामा इनका ये पहला आइलैंड है जो जलवायु परिवर्तन के कारण डूब रहा है और उसको वहाँ से शिफ्ट करके लोगों को मेन भूमि पर लेके आना पड़ रहा है। ठीक है, खतरा ये है कि ये लोग जो पूरी दुनिया से अलग रह रहे थे, हालांकि यहाँ पर इस तरीके का आना जाना बना हुआ था, लेकिन फिर भी ये इस क्षेत्र में रह रहे थे, तो अगर ये मुख्य भूमि पर फिर से आएंगे, कहीं ना कहीं इनकी बॉडी किस तरीके से ढलती है इस क्षेत्र में और क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। और दूसरी बात, इन्होंने जो 200 साल से इस क्षेत्र में अपनी जो संस्कृति है उसको संरक्षित करके रखा था, वो संस्कृति भी पूरी तरीके से ये खो देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, इसलिए जो गाड़ी सुगडुग आइलैंड है ये काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है। और गाड़ी सुगडुग, ठीक है, गाड़ी सुगडुग आइलैंड, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा है और इसीलिए जो हम इसको लेकर के आए कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है कि गाड़ी सुगडुग आइलैंड किसका है, ये पनामा का है। ठीक है, पनामा का है। यहाँ से जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक ये पूरी तरीके से डूब जाएगा। मुख्य भूमि से करीब 1200 मीटर दूर है और लगभग ये मान के चलिए कि लगभग इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से गुना समुदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, गुना समुदाय से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगर हम देखें एक बार तो हाँ, ये भी देख लेना कि ये जो गुनायाला प्रांत है इसका, ठीक है, ये गाड़ी सुगडुग आइलैंड है। ठीक है, पनामा के अंतर्गत है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार यहाँ से कि पनामा द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण गाड़ी सुगडुग द्वीप पर रहने वाले समुदाय को द्वीप से हटने का निर्देश दिया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि गाड़ी सुगडुग, जिसे गाड़ी सुगडुग भी कहा जाता है, पनामा के गुनायाला प्रांत में सैन ब्लास द्वीप समूह में से एक द्वीप है। यह द्वीप 4 आबादी वाले काटी द्वीपों में से सबसे दक्षिण, सबसे बड़ा है। यह मुख्य भूमि पनामा के उत्तरी तट से 1200 मीटर दूर स्थित है। यह द्वीप घनी आबादी वाला द्वीप है। इसमें एक छोटा बंदरगाह और एक संग्रहालय है। इसके स्वदेशी निवासियों को गुना समुदाय कहा जाता है। ठीक है, या गुना लोग कहते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण द्वीप की आबादी पनामा की मुख्य भूमि पर बसने के लिए मजबूर है। लोगों को अपनी 200 साल की संस्कृति को छोड़कर जाना पड़ रहा है। ठीक है, इस समुदाय को जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होने वाला पनामा का पहला समुदाय माना जा रहा है और पनामा सरकार ने भविष्यवाणी की है कि 2050 तक यह द्वीप तथा द्वीप समूह के कई अन्य द्वीप भी पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। अब देखो, एक तो ये हो गया कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये याद हो गया। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपको याद रखना ही रखना है। लेकिन जब आप मीन्स लिख रहे होते हैं ना, तो मीन्स में जब जलवायु परिवर्तन, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो या फिर आप मान के चलिए कोई क्वेश्चन ही आप लिख रहे हो, ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन का जब आप एग्जाम्पल देंगे ना, तो इस तरीके के एग्जाम्पल देना आप ये मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इस तरीके के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा प्रभावकारी भी होते हैं। ठीक है, आप जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो जाहिर है उसके क्या प्रभाव हैं, रिसेंटली उसके क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं वो जरूर डालें।
ठीक है। और जब आप फैक्चुअल चीज़ें डालते हैं कि भाई गुना समुदाय को विस्थापित होना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रभावकारी होती है एग्जामिनर पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें, अगर इसका प्रश्न बनाने का प्रयास करें कि भाई अगर इसका प्रश्न किस तरीके से बन सकता है, तो कुछ इस तरीके से बन सकता है कि हाल ही में किस देश का गाड़ी सुखडूब द्वीप बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण डूबने की कगार पर आ गया है? तो इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, पनामा या अल सल्वाडोर। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि पनामा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है, पूरा ट्रांसलेटेड है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलो आगे आते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कुछ चीज़ों की, जैसे कि आपको पता है ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में ना आप इस क्षेत्र को एक बार देखिए, ठीक है। इस क्षेत्र को जब आप देख रहे हैं तो आप एक बार ना इस येलो कलर के इस क्षेत्र को देखिए। क्या ये दिखाई दे रहा है क्षेत्र? मुझे लग रहा है इस मैप में नहीं सही से दिखाई दे रहा होगा। हम एक बार ना इसको यहाँ देखते हैं। क्या ये मैक्सिको है? बिल्कुल भाई, ये मैक्सिको है। ये रीजन आप देख रहे हैं, ये रीजन में क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसका ये वाला क्षेत्र देखें और दूसरा ये वाला क्षेत्र देखें और ये वाला क्षेत्र देखें, हम देख रहे हैं कि ये क्षेत्र तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और जो क्षेत्र तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? आपको पता है? बिल्कुल पता होगा, प्रायद्वीप कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखें, पेनिनसुला, ठीक है, प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। अब ये जो क्षेत्र है ना, अब ये प्रायद्वीप है तो इसका कुछ नाम तो होगा, बिल्कुल नाम है। इसको हम कहते हैं यूकाटन पेनिनसुला, यानी कि यूकाटन प्रायद्वीप, ठीक है। चलो हम जो अगला जो समझने वाले हैं, जो क्या है चर्चा में बना रहा है, हम उसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये है यूकाटन पेनिनसुला, ठीक है, यानी कि यूकाटन प्रायद्वीप, ठीक। अब इस पर आप देख रहे हैं कि ये वाला क्षेत्र जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है? मैक्सिको। तो ये बताइए कि यूकाटन पेनिनसुला पर मैक्सिको का विस्तार है? जी हाँ, बिल्कुल है। दूसरा सवाल ये है, क्या बेलीज का विस्तार है? बिल्कुल है। क्या ग्वाटेमाला का विस्तार है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो सवाल ये है कि यूकाटन पेनिनसुला पर कौन कौन से इनमें से देश हैं? होंडुरास है? नहीं है। याद रखना है, हमेशा दिमाग में बिल्कुल रखना है कि मैक्सिको, बेलीज और ग्वाटेमाला, यूकाटन पेनिनसुला पर इन तीन देशों का विस्तार है, ये याद रखना। यूकाटन पेनिनसुला पर कौन कौन से देश हैं? बेलीज, मैक्सिको और तीसरा क्या है? ग्वाटेमाला। क्या याद रखोगे? बिल्कुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना ये जो बेलीज दिखाई दे रहा है आपको, इस बेलीज के नॉर्थ में देखिए ये वाला क्षेत्र। क्या ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं? एक बार तीर का ये निशान देखिए, ये वाला क्षेत्र देखिए, ये क्षेत्र, ठीक है। ये बेलीज के नॉर्थ में है। मैक्सिको का जो यूकाटन पेनिनसुला पर विस्तार है उसके साउथ में ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये खाड़ी है। इसका नाम है चेतुमल। क्या नाम है इसका? चेतुमल की खाड़ी, ठीक है। देखो एक बार अगर हम इसको देखना चाहें तो इस क्षेत्र को हम यहाँ देखिए, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये है चेतुमल की खाड़ी, ठीक है। अब ये चर्चा में इसलिए बना रहा है क्योंकि चेतुमल की खाड़ी में खोजा गया है दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू होल। देखो अगर ये जो है ये चेतुमल की खाड़ी में खोजा गया है दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू होल, ठीक है। तो इसके तहत क्या है कि देखो, अब आपने ब्लैक होल का नाम तो सुना होगा, ब्लू होल का नाम आपने नहीं सुना होगा, या फिर सुना होगा भी तो बहुत कम सुना होगा। ब्लैक होल पता है आपको स्पेस में होते हैं, ठीक है, लेकिन जो ब्लू होल हैं वो सागर में होते हैं, ठीक है। सागर के अंतर्गत, समुद्र के अंतर्गत कुछ क्षेत्र जो हैं, इनका जो ज़मीन है, सागर की जो स्थल है, वो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पर ये जो स्थल है, ये स्थल की जो दीवारें हैं वो ढह जाती हैं नीचे की तरफ, और ये जब ये नीचे ज़मीनें ढह जाती हैं तो इस क्षेत्र में बहुत बड़ा एक होल बन जाता है। और ये जो होल बनता है, यहाँ पर जो पानी है वो अपेक्षाकृत अलग क्षेत्रों के इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा डार्क दिखाई देता है, ठीक है, डार्क ब्लू दिखाई देता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ब्लू होल, ठीक है। और भी कई ब्लू होल के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो देखो एक ड्रैगन होल के नाम से फेमस था जो दक्षिण चीन सागर में है, ठीक है। ऐसे एक और ग्रेट ब्लू होल है जो बेलीज के पास में ही है, एक दहाब ब्लू होल है जो मिस्र के पास में है, ठीक है। हम देख लेते हैं एक बार कि शोधकर्ताओं के नए साक्ष्य के अनुसार तामजा ब्लू होल, इस ब्लू होल का नाम क्या है?
इसका नाम है तामजा ब्लू होल। दुनिया में सबसे गहरा है, सबसे बड़ा ब्लू होल है। यह यूकाटन पेनिनसुला के पूर्वी हिस्से में मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में स्थित है। ब्लू होल के बारे में बताया कि पानी के भीतर भीतर स्थित गुफाएं हैं। ये गुफाएं समुद्री नितल के नीचे दबने के कारण होती हैं। ऐसी गुफाएं आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ लहरों के टकराने से चट्टानों का अपक्षय होता है। ठीक है, लहरें टकराती हैं तो चट्टानों का अपक्षय होता है, वे नीचे ढह जाती हैं और इसलिए ब्लू होल का निर्माण होता है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो हम समझते हैं। अगला जो क्या न्यूज में रहा है उसको हम समझेंगे। उसका नाम है हिस्पैनियोला। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले एक बार हम देखते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा है कि ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये है हमारा साउथ अमेरिका। ये यूकाटन पेनिनसुला है, ये हम देख चुके हैं अभी। ठीक है, ये यूकाटन पेनिनसुला है और ये मैक्सिको की खाड़ी है, जैसा कि हमें पहले से पता है। ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं जिनको वेस्ट इंडीज भी कहते हैं। ये फ्लोरिडा है जो यूएस का पार्ट है, यूएस का एक राज्य है। ठीक है, और अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये कैरेबियन सागर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं इनका पॉलिटिकल मैप भी। ठीक, चलो क्या आप देख रहे हैं? जी हाँ। अब देखो, अब हमें यहाँ पर हिस्पैनियोला को समझना है, वो तो समझना ही है, लेकिन हमें इन देशों को भी समझना है, इन देशों को, क्योंकि इस साल ये भी काफ़ी चर्चा का विषय बने रहे। ठीक है, तो अब समझना है किस तरीके से। जैसा कि ये यूएस है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका का आपको पता ही है कि लगभग इतना तो शायद जानकारी होगी कि नॉर्थ अमेरिका के 3/4 भाग पर, ये मान के चलिए यूएसए और इसके अलावा कनाडा है। ठीक है, कनाडा और यूएसए 3/4 भाग पर है। बाकी के 1/4 भाग पर ये जितने देश और मैक्सिको वगैरह, ये सब 1/4 भाग पर है। ठीक है, चलो अब समझो, ये जो देश है ना, ये देश, इन देशों का आपको याद रखना है क्रम। या तो नॉर्थ से साउथ याद करो या साउथ से नॉर्थ याद करो। अच्छा, दिमाग में इतना तो होगा कि भाई मैक्सिको सबसे ऊपर है, इतना तो दिमाग में बिल्कुल होगा। ठीक है, अब जो साउथ अमेरिका है उससे जुड़ा हुआ क्या है? पनामा है। तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें हैं कि भाई मैक्सिको सबसे ऊपर है और पनामा सबसे साउथ में है। इतनी बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। लेकिन यूकाटन पेनिनसुला पर जो 3 देश हैं वो कौन से हैं भाई? एक है मैक्सिको और एक कौन सा है? और एक है ग्वाटेमाला। एक कौन सा है? और एक है बेलीज। ठीक है, एक है ग्वाटेमाला, एक है बेलीज और एक है मैक्सिको। अब हम देख रहे हैं कि ये है मैक्सिको, अब यहीं इसी के बगल में है यहाँ पर ग्वाटेमाला और यहाँ पर है ये बेलीज। ठीक है, क्या ये दिमाग में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ये अगर हमें यूकाटन पेनिनसुला के बारे में ये याद रहेगा कि भाई ग्वाटेमाला, बेलीज और मैक्सिको ये 3 हैं इस देश, इस प्रायद्वीप पर, तो हम एक हद तक इसको सीक्वेंस में लगाने की हालत में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये याद रख लो कि मैक्सिको, बेलीज और ग्वाटेमाला पास में है, उसके बाद में साउथ से पनामा है और पनामा जुड़ा है कोस्टा रिका से। ठीक है, पनामा जुड़ा है कोस्टा रिका से। अब इसमें जिन देशों में आपको ये कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इधर से अगर हम जोड़ें तो इसको हम ग्वाटेमाला को पहले जोड़ें या बेलीज को, तो दिमाग में रखिए ग्वाटेमाला को पहले जोड़ेंगे। ठीक है, अब समझो आगे। अब हम जब आते हैं तो जैसे ये है निकारागुआ और ये है होंडुरास और ये है अल सल्वाडोर। ठीक है, ये है होंडुरास, ये है निकारागुआ और ये है अल सल्वाडोर। अब इसमें आपको 2 देशों का नाम याद रखना है। कौन सा? यहाँ पर पनामा है। ठीक है भाई, पनामा है। उसके बाद में कोस्टा रिका है। ठीक है भाई, कोस्टा रिका है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में निकारागुआ है। क्या है? निकारागुआ। ठीक है, तो पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ। ठीक है, ऊपर से देखो मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास। बस ये सीक्वेंस याद रख लो। ठीक है, ये सीक्वेंस जब आप याद रखोगे तो हो सकता है यहाँ पर होंडुरास नहीं आएगा तो होंडुरास की जगह पर आ जाएगा अल सल्वाडोर। ठीक है, और यहाँ पर ग्वाटेमाला की जगह पर आ सकता है बेलीज। बस यही अंतर मिलेगा और ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको दिमाग में याद रखना ही रखना है। पहले मैक्सिको, उसके बाद में ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। इन देशों का सीक्वेंस तो एकदम एग्जैक्ट याद रखो। ठीक है, बेलीज को साथ में रखो ग्वाटेमाला के, अल सल्वाडोर को रखो होंडुरास के। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। इस तरीके से प्रश्न बनेगा। क्या बात क्लियर हुई? चलो, अब एक और बात समझनी है आपको। ठीक है, इसमें से अब एक और बात आपको ये समझनी है कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा अटलांटिक ओशियन से तो लगती है लेकिन पैसिफिक ओशियन से नहीं लगती। ये आपको पता है ये कौन सा है?
पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अब आपको ये पहचानना है कि भाई पैसिफिक ओशियन से कोई सीमा नहीं लगती है किसी देश की, लेकिन अटलांटिक ओशियन से लगती है। ये ऐसा कौन सा देश है? ऐसा देश है बेलीज। ये याद रखिए, स्टार लगा लीजिए और दिमाग में रखिए एकदम कि बेलीज है जिसकी सीमा अटलांटिक ओशियन से तो लगती है लेकिन पैसिफिक ओशियन से नहीं लगती। लेकिन दूसरा सवाल तुरंत एक और बनता है कि ऐसा कौन सा इनमें देश है जिसकी सीमा पैसिफिक ओशियन से तो लगती है लेकिन अटलांटिक ओशियन से नहीं लगती? तो ऐसा देश है अल सल्वाडोर। अब इन देशों को दिमाग में रखो अपने में हमेशा और समझो, इन सभी देशों का नाम आएगा और प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इनमें से कितने देश हैं जिनकी सीमा अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों से लगती है। क्या समझ में आया? दूसरी तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से देश हैं जिनकी सीमा दोनों ओशियन से नहीं लगती? तो वो है बेलीज और दूसरा है अल सल्वाडोर। ये संख्या भी पूछी जा सकती है और डायरेक्ट उस देश का नाम भी पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको एकदम तैयार रहना है और ये चीज़ें जो है याद कर लेनी है। क्या ये बात दिमाग में आई? बिल्कुल दिमाग में आई होगी। इतना ही याद रखना है इन देशों के बारे में, सारे का इन सब का सीक्वेंस याद रखना है और ये देखना है कि अटलांटिक ओशियन से कौन सा लगता है और पैसिफिक ओशियन से नहीं लगता, और ऐसा कौन सा देश है जो पैसिफिक से तो लगता है लेकिन अटलांटिक से नहीं लगता, ठीक है। तो अब इन 7 देशों में कहा जाए कि इन 7 देशों में कितने देश हैं जिनकी सीमा दोनों मतलब अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से लगती है? तो ऐसे 5 देश हैं 7 में से, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हुई? जी हाँ, ये बात एकदम क्लियर हुई होगी। अब एक बार यहाँ देखिए, अब हम जो हिस्पैनियोला है उस पर जाने वाले हैं, ठीक है। आप एक बार यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको पता है ये क्या है? ये फ्लोरिडा है, ये यूएस का एक स्टेट है, ठीक है। इसके नीचे आप ये छोटे छोटे आइलैंड देख रहे हैं, ये छोटे छोटे आइलैंड, ये क्या है? ये है द बहमास। बहमास ये मतलब बहमास, ये मत सोचना बहमास के आगे द कोई ग्रामेटिकल रूप से लगाया नहीं, बहमास का नाम ही है द बहमास, ठीक है। द बहमास इस देश का नाम है और ये कई सारे आइलैंड मिलकर के द बहमास का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एक देश है, इसका नाम है क्यूबा। अब इस क्यूबा के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो क्यूबा है ये किसका पार्ट है? ये सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। लेकिन पता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर देश किसके? यूएस के इन्फ्लुएंस में हैं, लेकिन क्यूबा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अभी से नहीं, ऐतिहासिक रूप से ये पहले तो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस पर आता और अभी ये रूस के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। इसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा, ठीक है। आपको ये जो मैप जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हम क्या करेंगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लगा देंगे और इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक। चलो देखते हैं आगे। ये जो आप देख रहे हैं कि हमने क्यूबा देखा, ठीक है। क्यूबा के नीचे देखो एक देश है जिसका नाम है जमैका। आपको पता है इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको वेस्ट इंडीज बोलते हैं। ये तो पता ही हुआ, कैरेबियन आइलैंड्स को, ठीक है। अब हम और चीज़ समझने वाले हैं, इनका और भी डिवीजन होता है अलग अलग पार्ट में। कैसे? जैसे हमने देखा ये है बहमास, ये है क्यूबा, ये है जमैका, ठीक है। और एक ये है केमैन आइलैंड। क्या नाम है इसका? केमैन आइलैंड या केमैन आइलैंड भी बोलते हैं। पता है ये जो आइलैंड है केमैन आइलैंड, ये वाला, ये ब्रिटेन का है। किसका है ये? ब्रिटेन का है। ये केमैन आइलैंड, इस पर ब्रिटेन का प्रभुत्व, और बाकी के हम यहाँ पर भी समझेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर जो आइलैंड हैं वो कुछ तो ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से एक देश हैं, लेकिन कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पर यूएस का प्रभुत्व, कुछ पर फ्रांस का प्रभुत्व, तो कुछ पर ब्रिटेन का प्रभुत्व है। ये याद रखना है, ठीक है। चलो, केमैन आइलैंड पर किसका है? ब्रिटेन का प्रभुत्व है, ठीक है। अब हम इसके आगे एक बार देखिए, हमने समझा क्या? क्यूबा समझे, क्यूबा के बाद में हम जमैका समझे, जमैका समझे, केमैन आइलैंड समझे, और उसके बाद में आप ये देख रहे हैं ना, ये देश है हैती और ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। अब समझो दोबारा से, ये जो पूरा आइलैंड है, इस पूरे आइलैंड का नाम ही है हिस्पैनियोला। क्या नाम है? हिस्पैनियोला। यही है हमारे इस वाली न्यूज का हीरो, यानी कि हम इसी को समझाने के लिए ये चीज़ें समझा रहे हैं। लेकिन हम ये पूरा समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये वाला क्षेत्र इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा है,
ठीक है। अब ये जो हिस्पैनियोला है ना, हिस्पैनियोला एक आइलैंड है जिस पर दो देश हैं, एक का नाम है हैती और दूसरे का नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। क्या ये बात क्लियर हुई? एकदम बात क्लियर हुई, ठीक है। अब समझो, अब जो हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये दोनों मिलकर के हिस्पैनियोला है, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको पता है जो हैती है, हैती में एक है कुलीनबर्ग, कुलीनबर्ग जो अमीर घराना है, ठीक है, और बाकी की जनता है बहुत ज़्यादा गरीब। अब इसके अंतर्गत क्या है कि यहाँ पे जो सरकार बनती है वो चाहती है कि गरीबों के साथ में न्याय हो, लेकिन कुलीन वर्ग ऐसा है कि यहाँ पर अगर कोई भूकंप आए, कोई आपदा आए, तो उसके लिए अगर कोई फंडिंग भी करे तो वही फंडिंग तो गरीब लोगों को देख के की जा रही है ताकि वहाँ के गरीबों की सहायता की जा सके। लेकिन कुलीन वर्ग का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि इस कुलीन वर्ग ने जो भूकंप और इन सब आपदाओं के लिए जो पैसा दिया जाता है वो पैसा भी अपने लिए यूज करते हैं। जितना भी ड्रग स्मगलिंग ये सब होता है, इन सब पर इस कुलीन वर्ग का, जो हैती में रहने वाला कुलीन वर्ग है, उसका आधिपत्य है, ठीक है। इसलिए इस कुलीन वर्ग के कुछ हथियारबंद सैनिक हैं, मतलब सैनिक नहीं, मतलब हथियार हैं उनके पास, सैनिक ऐसा कोई आर्मी बटालियन गठित नहीं है, लेकिन उनके पास लोग हैं जो हथियारबंद रहते हैं। और दूसरी बात ये कि हैती की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास ना तो एक अच्छी पुलिस है, संगठन रूप से जो एक होता है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ना तो अच्छी पुलिस है और ना ही अच्छी आर्मी है। इसलिए इश्यू ये है कि हैती में गवर्नमेंट का जो है, मतलब पुलिस है जैसी भी है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जैसी है, उसके बीच में और हैती का जो कुलीन वर्ग है उसके जो हथियारबंद लोग हैं उनके बीच में यहाँ पर हिंसा लगातार होती रहती है। और ये आज से नहीं, बहुत समय से ऐसी हिंसा चली आ रही है। तो अभी क्या हुआ था कि हैती में ये हिंसा बहुत ज़्यादा मतलब गति से बढ़ी थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी हिंसा, ठीक है, हैती में। तो जब हिंसा बहुत ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे भाई इंडियंस लोग रहते हैं, तो इंडियंस लोगों को इस हैती से यहाँ डोमिनिकन रिपब्लिक में पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। क्या नाम है? उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने चलाया था, भारत सरकार ने चलाया था। इसकी घोषणा जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने की थी ट्विटर के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ से हैती से लोगों को जो डोमिनिकन रिपब्लिक में ले जाने के लिए जो एक ऑपरेशन चला वो ऑपरेशन इंद्रावती है, ये भी आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। अब इस हिस्पैनियोला आइलैंड के बाद में आप ये जो देख रहे हैं इसका नाम है प्यूर्टो रिको। क्या नाम है इसका? प्यूर्टो रिको। अब समझो दोबारा, हमने समझा क्या क्या है। हम समझ के आए कि भाई हमने क्यूबा समझा, ठीक है, हमने केमन आइलैंड समझा, ठीक है, हमने जमैका समझा। केमन आइलैंड किस सागर में अवस्थित है, इस तरीके के भी प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी, ठीक है, इसलिए ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। तो हमने समझा कि भाई हमने क्यूबा के बारे में समझा, इसके बाद में हमने क्या किया, हमने क्यूबा के अलावा हमने समझा किसके बारे में, हमने केमन आइलैंड के बारे में समझा, हमने जमैका के भी बारे में समझा, ठीक है, हमने जमैका के भी बारे में समझा। और जमैका के बाद में हम किसको समझ रहे हैं कि जमैका के बाद में हमने हिस्पैनियोला आइलैंड के बारे में समझा, जिसमें हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक ये दो देश हैं। क्या इतनी चीज़ समझ चुके हैं हम? जी हाँ, इतनी चीज़ अब हम समझ चुके हैं। और उसके बाद में अब हमें समझना है प्यूर्टो रिको। क्या है? ये है प्यूर्टो रिको जो यूएस के अंडर में है, ठीक है। अब समझो एक बात कि ये जो प्यूर्टो रिको है ना, इस प्यूर्टो रिको से जितने हमने इधर के आइलैंड्स को समझा है, इनको कहा जाता है ग्रेटर एंटिलीज। क्या कहा जाता है? ग्रेटर एंटिलीज। अच्छा दोबारा समझो, एक बात हमने समझी थी कि इन आइलैंड्स को क्या कहा जाता है भाई? इनको वेस्ट इंडीज कहा जाता है, वेस्ट इंडीज कहा जाता है ना। अच्छा, वेस्ट इंडीज क्यों कहा जाता है भाई? जब कोलंबस साहब आए थे तो इन्हें लगा था कि यही वाला क्षेत्र है इंडिया, तो इन्होंने यहाँ पर रहने वाले लोगों को इंडीज कहना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि भाई इंडिया ये तो नहीं, इंडिया तो दूसरा है। तो जब दूसरा इंडिया हमें पता है कि भाई इंडिया ये, तो इंडिया के जो लोग थे उनको कहा जाने लगा ईस्ट इंडीज, और ये जो लोग थे इनको कहा जाने लगा वेस्ट इंडीज। अब इंडिया तो हमारा भारत हो गया, ठीक है, जो ईस्ट इंडीज है वो तो इंडिया कहा जाने लगा, उसके बाद में भारत हो गया। लेकिन ये लोग, इनका नाम अभी भी वेस्ट इंडीज है, ठीक है। तो यहाँ के ज़्यादातर रीजन को वेस्ट इंडीज कहा जाता है, ठीक।
अब कई बार ऐसा कि भाई द बहमास को कुछ लोग शामिल करते हैं, कुछ बारबाडोस को शामिल करते हैं, कुछ नहीं भी करते, तो इस तरह की इशू, इस तरह के प्रश्न बनेंगे भी नहीं, ठीक है। बस महत्वपूर्ण यह है कि इनको वेस्ट इंडीज कहा जाता है, लेकिन इनको सिर्फ वेस्ट इंडीज नहीं कहा जाता, इनको पश्चिमी द्वीप समूह भी कहा जाता है। पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह। अच्छा, सवाल ये है कि भाई इनको पश्चिमी द्वीप समूह कहा जाता है, फिर पूर्वी द्वीप समूह भी है क्या कोई? हाँ बिल्कुल है। इंडोनेशिया और इसके आसपास के क्षेत्र आपने देखे होंगे ना, वहाँ पर द्वीप समूह है बहुत सारे, उनको पूर्वी द्वीप समूह कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, हमने वेस्ट इंडीज भी इन्हीं का नाम है, पश्चिमी द्वीप समूह भी इन्हीं का नाम है, और याद रखिए एंटिलीज भी इन्हीं का नाम है, कैरिबियन आइलैंड्स भी इन्हीं का नाम है, ठीक है। अब एंटिलीज हम समझे क्या? एंटिलीज, हमने एंटिलीज के बारे में बोला। अब एंटिलीज के बारे में ये याद रखिए कि जो प्यूर्टो रिको है ना, इस प्यूर्टो रिको से ये जो इधर वाले जितने बड़े बड़े द्वीप हैं इनको ग्रेटर एंटिलीज कहा जाता है, और इसके जो साउथ के जितने द्वीप हैं उनको लेसर एंटिलीज कहा जाता है। सवाल यहाँ से बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जहां आपको ये पूछा जा सकता है पहले नंबर पर, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 4-5 द्वीपों के नाम दे देगा। सवाल करेगा कि इनमें से कौन से द्वीप हैं जो कैरेबियन आइलैंड का हिस्सा है, या मान के चलिए वेस्ट इंडीज़ का हिस्सा है, या फिर पश्चिमी द्वीप समूह का हिस्सा है, या फिर एंटिलीज का हिस्सा है। ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। दूसरा सवाल और इस तरीके से दे सकता है कि ट्विन द्वीप ये जोड़ दे, कि क्यूबा जोड़ दे, केमन आइलैंड जोड़ दे, जमैका जोड़ दे, ठीक है, और इनमें से एक बारबाडोस जोड़ दे, या फिर मान के चलो एंगुला जोड़ दे, और कहे इनमें से कौन सा एक ऐसा द्वीप है जो या तो इस तरीके से कहे कि भाई ग्रेटर एंटिलीज का हिस्सा नहीं है, या फिर इस तरीके से कहे कि इनमें से कौन सा द्वीप है जो लेसर एंटिलीज का हिस्सा है। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है, ये सारे महत्वपूर्ण हैं, याद रखना। ये नॉर्मली ये क्लास मिलती नहीं इस तरह की, लेकिन मैं अच्छे तरीके से इस पर रिसर्च करके लाया हूँ, दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक। चलो, हमने समझा कि प्यूर्टो रिको से इधर वाले सारे ग्रेटर एंटिलीज कहे जाते हैं, और इधर के जो ये वाले जो रीजन है इसको लेसर एंटिलीज कहते हैं, ठीक है। प्यूर्टो रिको के बाद में जो वर्जिन आइलैंड है ना, वर्जिन आइलैंड भी, एक तो ये वर्जिन आइलैंड है यूएस के अंडर में है, एक वर्जिन आइलैंड है जो ब्रिटेन के अंडर में है, उसको ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो इस वर्जिन आइलैंड से फिर ये इधर आप देखेंगे कि ट्रिनिडाड और टोबैगो, ये ग्रेनेडा, ये सारे जो क्षेत्र है, यहाँ तक का जो फैला हुआ क्षेत्र है, इसको लेसर एंटिलीज कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार हम लेसर एंटिलीज को देखते हैं। देखो, एक बार हमने देखा कि भाई ये हिस्पैनियोला आइलैंड है, इस पर हमने हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक को समझा है। इसके बाद में ये प्यूर्टो रिको है, प्यूर्टो रिको की जो कैपिटल है वो सैन जुआन है। अब यहाँ तक, यहाँ से इधर का रीजन जो है वो ग्रेटर एंटिलीज है, लेकिन इधर का जो रीजन है वो लेसर एंटिलीज है। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? जी हाँ, एकदम समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब समझते हैं आगे कि इसमें ना, अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये वर्जिन आइलैंड है, ठीक है, और ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है। मोटे मोटे तौर पर समझेंगे, ये है एंगुइला। क्या है ये एंगुइला है, ये ब्रिटिश के अंडर में है। किसके अंडर में है ये एंगुइला ब्रिटिश के अंडर में है, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, क्योंकि आपको पता है कि उपनिवेशीकरण के दौर में ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन देशों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपना आधिपत्य जमाया था, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, कभी द्वीप को कब्जा में ले रहे थे, जमीन को कब्जा में ले रहे थे। जो बड़े बड़े देश थे जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी वो तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन छोटे छोटे आइलैंड वाले लोग थे वो स्वतंत्र नहीं हो पाए अभी तक, ठीक है। और हम ऐसा समझेंगे, और ऐसा हम ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर इनके खिलाफ चल भी रहा है कि भाई हमें आज़ाद करो, इस तरह की चीज़ें चल भी रही हैं, ठीक है। तो हम इन सारे क्षेत्र को धीरे धीरे करके कवर करेंगे, अभी हम इन क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये सेंट किट्स एंड नेविस है, और ये आप देख रहे हैं कि एंगुला बरबूडा है, ठीक है, एंगुला एंड बरबूडा है, ठीक है। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मॉन्सेरेट है, ठीक है, और ये ग्वाडेलूप है, ठीक है, ये जो ग्वाडेलूप है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में, इसलिए ये एकदम एग्जैक्ट याद नहीं रखने हैं आपको, ठीक है, लेकिन इतना तो दिमाग में रखना है कि ये लेसर एंटिलीज का पार्ट है या ग्रेटर एंटिलीज का पार्ट है, ठीक है। और कैरिबियन आइलैंड में ये आइलैंड है भी या नहीं, या फिर कोई दूसरा आइलैंड यहाँ पर दे दें और कहें कि भाई ये कैरिबियन आइलैंड का हिस्सा है या नहीं, तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, डोमिनिका, ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से एक देश है, डोमिनिका स्वतंत्र रूप से एक देश है, ठीक है। और ये क्या है, मार्टिनिक, ये क्या है, मार्टिनिक। ये जो मार्टिनिक है ये फ्रांस के अंतर्गत है,
ये स्वतंत्र रूप से एक देश नहीं है। मार्टिनिक फ्रांस के अंतर्गत है, ठीक है। डोमिनिका स्वतंत्र रूप से देश है, ठीक। इतनी बात दिमाग में रखोगे। ये जो ग्वाडेलूप है ना, ग्वाडेलूप, ये ग्वाडेलूप भी फ्रांस के अंतर्गत है, ठीक है। ये ग्वाडेलूप भी फ्रांस के अंतर्गत है, ठीक। और ये है एंटीगुआ और बरमूडा, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये क्या है, ये है सेंट लूसिया। क्या है? ये है सेंट लूसिया। अच्छा दिमाग में रखिएगा, ये सेंट लूसिया लूसी के नाम पर है, ये एक महिला के नाम पर एक देश का नाम है, ठीक है। सेंट लूसिया है और ये स्वतंत्र रूप से एक देश है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से एक देश है सेंट लूसिया, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडेंस, ठीक है। ग्रेनेडिनेस, ठीक है। ग्रेनेडिनेस, ठीक है। और ये है ग्रेनेडा, ठीक है। और ये है बारबाडोस। क्या है ये? बारबाडोस। इनका आपको दिमाग में रखना है। और ये एक बार देखें, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, ठीक है, या त्रिनिदाद और टोबैगो, इनका भी आपको दिमाग में रखना है। तो अब सवाल ये है कि देखो, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि इनमें से ना आपको ऊपर के 2-3 आइलैंड का एकदम सीक्वेंस पता होना चाहिए और नीचे के आइलैंड का आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये जो ट्रिनिडेड एंड टोबैगो है, ये पता होना चाहिए कि सबसे साउथ में है ये, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि इनको नॉर्थ से साउथ में लगाओ, ठीक है। तो वो लगाना आपको आना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप इनके साउथ और नॉर्थ वाले एटलीस्ट याद रखोगे अच्छे से कि भाई ऊपर कौन है, ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के बाद में ये एंगुला है, और सबसे नीचे कौन है? ट्रिनिडेड एंड टोबैगो है, ठीक है। और ये ग्रेनेडा है, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के ऊपर ग्रेनेडा है, ये दो याद रखिए, ठीक है। और ये ऊपर रखिए यहाँ पर कि एंगुला है, एंगुला के बाद में ये आपको एंटीगुआ एंड बरबूडा है, और ये ग्वाडेलूप है, ठीक है। इस तरीके से। और डोमिनिका और सेंट लूसिया में डोमिनिका ऊपर है। अगर इस तरीके से अगर आप दिमाग में रखते हैं तो जब सीक्वेंस में लगाने के लिए आएगा आप एलिमिनेट कर करके लगा पाएंगे, ठीक है। और ये है बारबाडोस। अच्छा बारबाडोस के बारे में आपको पता है, ये चर्चा में रहा था हाल ही में। ये आपने घटनासार में भी पढ़ा होगा। एक बार ये प्रश्न देखिए, देखो, यूएन आधारित बहुपक्षवाद UNMI के लिए देशों के समर्थन का पेश किया गया सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? इसमें ये बारबाडोस है। यहाँ पर क्लिक करेंगे जब हम, ये आपको पता ही है, ये हमारा क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप है, जो पेड ग्रुप है, ठीक है, जिसमें हम क्या कराते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे करेंगे तो इस पर ये लिखा हुआ आ जाएगा बारबाडोस है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप का जो है स्क्रीनशॉट है, ये एक कैरिबियाई देश है, इसी की बात चल रही है बारबाडोस की, ठीक है। अच्छा, इसके टेलीग्राम के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं हो तो आपको बता देते हैं कि हमने क्या किया है कि आपको पता है घटनासार मैगजीन आती है। जी हाँ, बिल्कुल आती है। घटनासार के बाद में आपको पता है आई दृष्टि मैगजीन आती है। जी हाँ, बिल्कुल आती है। हमने क्या किया है कि देखो, ये जो घटनासार मैगजीन है, इसके अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे घटनासार के हम पेज देते हैं कि भाई आपको पेज नंबर, पहले कहा था कि पेज नंबर 1 से 7 तक याद करके लाइए। लोग 1 से 7 तक पेज नंबर याद करके लाए। हमने क्या किया, 1 से 7 तक प्रश्न बना दिए और थोड़े से घुमाव डाल के कठिन इस तरीके के प्रश्न हमने बनाए। तो जब उन्होंने अटेम्प्ट किया तो कहीं ना कहीं एक तो याद भी करके लाए और साथ में प्रश्न भी अटेम्प्ट किए, तो थोड़ा सा ना ईजी पड़ जाता है चीज़ों को। थोड़े जब वो प्रश्न को देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने आती हैं, तब दिमाग में वो जाती हैं, ठीक है। तो इससे याद करना आसान हो जाता है। तो ऐसा हमने घटनासार, क्योंकि भाई ईयरली तो आई नहीं अभी, तो हमने ऐसा घटनासार हाफ ईयरली में अभी चल रहा है, ये वाली मैगजीन चल रही है जो हाफ ईयरली है, ठीक है। आई दृष्टि मैगजीन अभी आने वाली है जो कि ईयरली आएगी, आपको पता है एग्जाम से लगभग 20-25 दिन पहले आएगी। तो घटनासार हम इसीलिए कंप्लीट करा रहे हैं कि आई दृष्टि जब तक आए तब तक कंप्लीट हो जाइए सही ढंग से, ठीक है। जैसे कि आज यूनियन बजट का होगा टेस्ट, ठीक है, आज यूनियन बजट का टेस्ट होगा और हमने इसका एक दिन पूरा गैप भी दिया था कि एक दिन अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए दिया था, अच्छे से पढ़ के आओ, ठीक है। यूनियन बजट का टेस्ट होना है, तो हमारा सिर्फ करंट अफेयर का चल रहा है ये, ठीक है, करंट अफेयर का ही अच्छे ढंग से चल रहा है, और बाकी जीएस वगैरह इसका नहीं चल रहा है, सिर्फ करंट अफेयर चल रहा है, ठीक है। तो हम इसमें घटनासार आई दृष्टि कवर करा रहे हैं, और सिर्फ इस ग्रुप में हम सिर्फ यही कवर नहीं कराएंगे, हम इसके अलावा जो आपको पता है RO ARO के लिए, यानी समीक्षा अधिकारी के लिए जो पेपर आएगा, उसके लिए भी जो मैगजीन आएगी ना आई दृष्टि, हम उस आई दृष्टि को भी इन्हीं पैसों में जो है इसमें कवर कराएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कवर करा रहे हैं। आप लोग चाहें तो एक बार देखना चाहें, जैसे ये है हमारा ग्रुप, ठीक है, जिसमें 422 मेंबर हैं, ठीक है।
हम अभी लॉन्च किया था, लगभग 8-10 दिन पहले ही लॉन्च किया था, आपको पता ही है। इसमें 422 मेंबर हैं। तो इसमें ना हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसको। टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हैं, लाइव क्विज अलग होते हैं और रिवीजन अलग है। जैसे एक बार ओपन करके अगर हम देखें तो ये लाइव क्विज सेक्शन है। जब 50 प्रश्न का जब टेस्ट होगा तो यहाँ पर लोग किस तरीके से प्रश्नों को सही करते हैं, उनकी ये रैंक आती है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमने इसमें 160 लोगों की रैंक निर्धारित की थी, मतलब लोगों को दिखाया था 160 लोगों को। फिर बाकी लोग सीरियस नहीं थे, टाइम से नहीं आ रहे थे, तो हमने नहीं दिखाया था। बाकी 200 से ज़्यादा लोग थे, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये रिवीजन वाला सेक्शन है कि जिन प्रश्नों का अभी ये लोग टेस्ट लगाएं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि टेस्ट 5, पेज नंबर क्या है 65 से 79, ठीक है। तो 65 से 79 तक जो टेस्ट हुआ, अब इन्हीं प्रश्नों को, जिन लोगों ने ये अटेम्प्ट किया, अब इन प्रश्नों को हम यहाँ डाल देंगे। जैसे टेस्ट 5 पेज नंबर 65 से 79। अब हमने क्या कर दिया कि ये जो प्रश्न यहाँ पर टेस्ट में आए थे वो प्रश्न हमने रिवीजन वाले सेक्शन में यहाँ डाल दिए। ये लाइव क्विज वाला सेक्शन है, ये जो लाइव क्विज वाला सेक्शन है ये यहाँ है, और ये रिवीजन वाला सेक्शन है वो यहाँ पर, यहाँ देखिए। तो इस रिवीजन वाले सेक्शन में हम इन प्रश्नों को डाल देते हैं, ताकि जिन लोगों ने यहाँ पर मान के चलिए कुछ गलतियाँ की थी तो यहाँ पर सुधार कर लें, उनका रिवीजन कर लें। क्या ये बात क्लियर हुई? और इसके अलावा जो तीसरा है हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला है, इसमें हम चीज़ों को बताते रहते हैं। कोई भी अगर कोई मतलब इन्फॉर्मेशन देनी होती है कुछ चीज़ें, वो तो हम इसके माध्यम से देते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे 2 पब्लिक ग्रुप भी हैं, आपको पता है UPPCS एग्जाम 2024 करके, इसमें 44,500 मेंबर हैं। और दूसरा है एक आपके पास UPPCS RO UPPSC ऐसे टेस्ट सीरीज करके, इसमें 33.1 सब्सक्राइबर हैं, यानी 33,000 सब्सक्राइबर हैं इसमें। आप लोग इन्हें भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इनमें भी हम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा प्रोवाइड कराते रहते हैं। यहाँ से भी आप लाभान्वित होते रहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण खबरें आती हैं उनको डालते रहते हैं, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सवाल ये है ज्वाइन कैसे करें, या फिर अगर आप प्रीमियम ग्रुप में, जो करंट अफेयर का प्रीमियम ग्रुप है उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें, तो एक काम कीजिए, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जाइए और या फिर इसके कमेंट सेक्शन में जाइए। दोनों ही जगहों पर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप का जो है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, पहला काम ये मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप जो है कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर प्रयास कीजिए कि आप कॉल ना करें, ठीक है। आप यहाँ पर टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने लगा रखे हैं, एक जने को रखा है, मोबाइल नंबर दे रखा है, तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसकी फ़ी के बारे में अगर आप जानना चाहें तो देखो, 349 रुपये उन लोगों के लिए है जो पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन हमने पिछली बार करंट अफेयर का बैच चलाया था, उसमें 1000 से ज़्यादा लोग मेंबर रहे थे, ठीक है। वो लोग भी लौट के आ रहे हैं बहुत सारे, तो उनके लिए फ़ीस हमने 299 रुपये रखी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस ग्रुप में जुड़ते हैं और आप लोगों को लगता है कि नहीं ग्रुप अच्छा नहीं है, आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, तो आप 1 दिन के अंतर्गत अगर हमें सूचित कर देते हैं कि भाई हमारे लिए सही नहीं है ग्रुप या हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आपका जो पैसा है वो पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। हमारी इस तरीके की पॉलिसी है। हालांकि आज तक किसी ने रिफंड करने के लिए बोला नहीं है, लेकिन हमारी यही पॉलिसी, सबको बोल देते हैं, ठीक है। आप लोग भी अगर चाहें, ठीक है, और अगर आप संतुष्ट नहीं है, अगर आप एडमिशन लिया संतुष्ट नहीं है, तो बिल्कुल आपका रिफंड कर दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से होगा आपका पूरा पैसा, ठीक है। लेकिन 1 ही दिन के अंतर्गत बताना होगा आपको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि 21 मार्च 2024 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया, जो कि आपको पता है, अभी हमने इसके बारे में जानकारी ली है, ठीक। हैती कैरेबियाई द्वीप हिस्पैनियोला के 1/3 क्षेत्र में है, बाकी के 2/3 क्षेत्र में क्या है, 2/3 क्षेत्र में डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक। द्वीप के अन्य 2/3 हिस्से को डोमिनिकन गणराज्य कहा जाता है, जो एक पूर्वी स्पेनिश उपनिवेश है। हैती की जो राजधानी है वो पोर्ट ऑफ प्रिंस है, ठीक है। अगर इससे संबंधित कुछ प्रश्न अगर बनेगा तो वो प्रश्न भी हम बना करके लाएं कि वो कुछ इस तरीके से बन सकता है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन इंद्रावती निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है हैती से भारतीय नागरिकों को बचाने हेतु, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आप लोग यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ट्रांसलेशन है, आप लोग यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अगला रीजन है जो चर्चा का विषय बना रहा है वो है ग्रेट लेक्स। क्या है? ग्रेट लेक्स, ठीक है। ये ग्रेट लेक्स भी काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही है। चर्चा का विषय क्यों बनी है? क्योंकि ग्रेट लेक्स में लगातार दूसरा वर्ष है जो एवरेज यहाँ पर हिम का आवरण बनता है ना, उससे काफ़ी कमी दर्ज की गई है उसमें, ठीक है। ये पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है? ये पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रेट लेक्स का
ग्रेट लेक्स से पर निर्भर है यूएस की और कनाडा की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा पार्ट, ठीक है। तो लेकिन ग्रेट लेक्स में अगर हिम आवरण कम हो रहा है तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर ये भी आपको समझने वाली है कि क्लाइमेट चेंज से अगर जो अमीर देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो ये ऐसा समझें कि भाई द्वीपों पर बसे हुए देश, जो द्वीपों के रूप में बसे हुए हैं, जो डूबने की कगार पर हैं, जो पानी से अगर ग्लोबल वार्मिंग से अगर पानी का स्तर बढ़ता है तो वो देश डूब जाएंगे, तो केवल उन्हीं का नुकसान है। तो ये गलत सोच रहे हैं। ऐसी संभावना है और ऐसी संभावना नहीं, ये निश्चित तौर पर है कि आने वाले समय में पहले गरीब देश हैं, जो द्वीपीय देश हैं, उन पर इनका प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे जो विकसित देश हैं वो भी क्लाइमेट चेंज की चपेट में आएंगे। जी हाँ, ये बात सच है, क्योंकि देखो ये जो ग्रेट लेक्स हैं ये बहुत बड़ी निर्भरता है यूएस और कनाडा की, इस क्षेत्र पर बहुत बड़ी निर्भरता है। और अगर इनमें हिम आवरण कम हो रहा है तो इनमें पानी का स्तर गिरेगा। याद रखना, ये जो ग्रेट लेक्स है पानी मीठे पानी है यहाँ पर, क्योंकि इनका जो सोर्स है पानी का, देखो वर्षा जल है, हिम आवरण है, ये वाला क्षेत्र सोर्स है। ये ऐसा मन समझ लेना कि ये जो अटलांटिक ओशियन है यहाँ से पानी इधर जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन ग्रेट लेक्स से पानी अटलांटिक ओशियन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मीठे पानी की झीलें हैं, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये परिवहन के भी माध्यम से महत्वपूर्ण है और भी कई माध्यम से महत्वपूर्ण है। अगर हम इनको देखें तो कुछ इस तरीके के हैं। देखो एक बार इनका सीक्वेंस जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ना एक बार दो बार नहीं बल्कि न जाने कितने बार इनके सीक्वेंस से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं, तो वो चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इनका सीक्वेंस आपको याद रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। अब इनमें ना एक आपको ये देखना है कि ये लेक सुपीरियर है, ठीक है, ये लेक सुपीरियर है, ठीक। और इसके अलावा ये कौन सी है? लेक मिशिगन है, ठीक है, ये लेक मिशिगन है। और इसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये कौन सी है? ये लेक ह्यूरॉन है, ये लेक एरी है और ये है लेक ओंटारियो, ठीक। अब देखो समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी लेक है सुपीरियर, जो यहाँ की जो मीठे पानी की पूरी दुनिया की लगभग सबसे बड़ा जल स्रोत है मीठे पानी का, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात देख रहे हैं ना आप, जो लेक मिशिगन, ये जो लेक मिशिगन देख रहे हैं ना, एक बार यहाँ देखिए, ये वाली है लेक मिशिगन, ये वाली, ठीक है, ये वाली लेक मिशिगन है। तो याद रखना कि इन 5 लेक्स में से प्रश्न अगर इस तरीके से आए कि ऐसी कौन सी लेक है जो पूरी तरीके से यूएस में है, ये कनाडा का पार्ट नहीं है, बाकी की जो लेक है ना इनमें यूएस और कनाडा दोनों का पार्ट है आधा आधा, लेकिन जो लेक जो ये वाली है ना लेक मिशिगन, ये सिर्फ यूएसए के अंडर में है, इसमें कनाडा का मतलब बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर कहा जाए कि इन 5 लेक्स में से ऐसी कौन सी लेक है जो पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतर्गत है, तो आप लेक मिशिगन का नाम देंगे, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिएगा। बाकी सीक्वेंस याद रखिए किस तरीके से, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। क्या याद रखोगे? अच्छे से याद रखना है, ठीक है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो, ठीक है। अच्छा, आपने ना एक प्रपात का नाम सुना होगा, यानी वाटरफॉल का नाम सुना होगा, जिसका नाम है न्याग्रा। क्या नाम है? न्याग्रा। न्याग्रा वाटरफॉल का नाम आपने सुना ही होगा, डेफिनेटली सुना होगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि जो न्याग्रा जलप्रपात है वो एरी और ओंटारियो के बीच है? नहीं पता? चलो एक बार देखिए, ये जो ओंटारियो है लेक और ये जो एरी है, इन दोनों के बीच में है वाटरफॉल कौन सा? न्याग्रा। ये भी फैक्ट है याद रखने वाला, ठीक है। तो इसको भी आपको दिमाग में याद रखना ही रखना है, ठीक है। बाकी और इसमें से अगर हम देखना चाहें तो अब मैक्सिको के बारे में अभी खबर में आया ही था, जैसा कि आपको पता है कि क्लाउडिया शेनबाम जो पहली राष्ट्रपति बनी है वो नॉर्थ अमेरिका की ऐसी पहली महिला है जो किसी देश की प्रेसिडेंट के पद पर पहुंची हैं, ठीक है। और जो वर्षा जल है यहाँ के, अगर सोर्स वगैरह पूछा जाए इनका कि भाई इनमें पानी का सोर्स क्या है, तो आपको पता है बर्फबारी होती है, जैसा कि हमने बताया, हिम आवरण जो बनता है उससे भी होता है, वर्षा से भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर भूजल भी पहुँचता है यहाँ से, ठीक है। और बहुत सारी नदियाँ भी इनमें आकर के मिलती हैं, सेंट लूसिया जैसी कई नदियाँ हैं जो इन क्षेत्रों में आकर के गिरती हैं, तो वो भी पानी का इन लेक्स के लिए सोर्स है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। ये वाला जो रीजन है आप देख रहे हैं, ये अलास्का रीजन है, जो नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट है, ये इसका एक राज्य है अलास्का, ठीक है। ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा था जो बाद में यूएस ने खरीद लिया है, ठीक है। अब ये वाला जो, अगर हम अलास्का से लेके कनाडा से होते हुए अगर हम यहाँ इस क्षेत्र को अगर देखें तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है,
एक पर्वत श्रृंखला है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस पर्वत श्रृंखला को, उस पर्वत श्रृंखला को हम बोलते हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं, रॉकी पर्वत श्रृंखला बोलते हैं उसे, ठीक है, रॉकी पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला। अच्छा, आपको पता है इसको कॉर्डिलेरा भी कहते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है वो कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा का मतलब पता है आपको भाई, कॉर्डिलेरा वो वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर जो पर्वत की जो वो होती है ना चोटियाँ, वो लगभग समानांतर रूप में होती हैं, ठीक है, वो कॉर्डिलेरा क्षेत्र होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है, मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये कौन सा क्षेत्र है, ये है कैनेडियन शील्ड। कौन सा है ये, कैनेडियन शील्ड है। यहाँ पर सोना हो गया, चांदी हो गई, ठीक है, चांदी हो गई, इसके अलावा लोहा हो गया या फिर यूरेनियम हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, यूरेनियम हो गया, ये वाले क्षेत्र जो है ये वाले खनिज इस क्षेत्र में मिलते हैं। ये हडसन की खाड़ी है, ये भी याद रखना है, और ये वाला ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क के अंतर्गत है राजनीतिक तौर पर, ठीक है, और अगर आप भौगोलिक तौर पर देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये यूरोप का पार्ट है, ठीक है, ये ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और ये बफन बे है, यानी कि ये बफन की खाड़ी है इन दोनों की, ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, ये भी याद में रखना है, आपको दिमाग में रखना है। ये लेब्राडोर सी है, ठीक है, ये लेब्राडोर सागर है, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ अलास्का है, ये बेरिंग स्ट्रेट है जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ती है, और कह सकते हैं कि हम रूस और अलास्का को भी जोड़ती है, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, ये दिमाग में रखना है, ठीक, दो क्षेत्रों को जोड़ती है, ठीक, इतना तो आपको आप लोगों को दिमाग में रखना है। बाकी यूएस इस क्षेत्र में आपको ये वाला क्षेत्र भी याद रखना है, ये भी पहाड़ी रीजन है, इसको अपलेशियन पर्वत कहते हैं, पर्वत श्रृंखला, ठीक है, इधर पर अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर भी बहुत सारे, जैसे कि कोयला मिल गया, कोयला, और यहाँ से एक नदी भी बहती है, यहाँ से एक नदी बहती है, हडसन नदी है उसका नाम, ठीक है, हडसन नदी है उसका, उसको भी दिमाग में रखना है। और यहाँ पर ना आपको ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ कोयला का क्षेत्र है, ये तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, लेकिन कोयला हो गया, तांबा हो गया आपका, ठीक है, या फिर सीसा हो गया, ठीक है, सीसा हो गया, लेड हो गया, ये क्षेत्र इस क्षेत्र में जो है मिलता है, ठीक, ये भी चीज़ आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है, ठीक। मध्यवर्ती मैदान आपको पता ही है कि यहाँ पर प्रेरीज के मैदान है, घास के मैदान है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गेहूं की उपज होती है, इसलिए यहाँ पर गेहूं का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है, या फिर अनाज भंडार भी कहते हैं विश्व का, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखनी है। ये हम मैपिंग की क्लास नहीं लेके आए हैं, असल में ये हमारी करंट में जो प्लेसेस इन न्यूज में जो प्लेस रहे हम उसकी लेके आए। अगर मैपिंग की हम कभी क्लास लेकर के आए तो इनको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं कि ग्रेट लेक्स के बारे में, कि इनमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो झीलें हैं। ये झीलें मिलकर पृथ्वी पर सबसे बड़ी ताज़ा सतही जल प्रणाली हैं, ठीक है। मिशिगन झील को छोड़कर शेष झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं, ठीक है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में सबसे बड़ी है, यह दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ठीक है। और मिशिगन एकमात्र झील है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आती है, यूएसए की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। चलो इतनी चीज़ हमने समझाई है, और ये है इंग्लिश वालों के लिए। अब देखो आज की क्लास में इतना ही है, याद रखिएगा, याद क्या रखना है कि नॉर्थ अमेरिका हमने कवर कर दिया है, यानी कि कुछ ऐसे प्लेसेस जो पिछले 1 साल में नॉर्थ अमेरिका में चर्चा में रहे हैं उनको हमने कवर कर दिया है। इसका एपिसोड 2 आएगा, उसमें हम अलग अलग क्षेत्रों की ओर बात करेंगे, ठीक है। तो लाइक करिए और थैंक यू सो मच।